हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सबका लर्न नो टेंशन में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 गणित वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को सरल करना सीखेंगे। हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.3 के ही उदाहरणों को सरल करना सीखा था और मैंने पिछले ही वीडियो में आपको बताया था कि प्रश्नावली 1.3 में हमें दो प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। पहले प्रकार के वो प्रश्न हैं जो √2, √3 और √5 के रूप में होते हैं और सेकेंड टाइप के वो क्वेश्चन हैं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मेल से बने होते हैं, जैसे 5 - √3, 3 √2 और 1/√2, जिनमें से पिछले वीडियो में हमने √2 और √3 को प्रमेय 1.3 की सहायता से अपरिमेय सिद्ध करना सीखा है। आज √5 को अपरिमेय सिद्ध करना सीखेंगे और हमने वहां यह भी सीखा था कि प्रमेय 1.3 है क्या। तो चलिए मैं जल्दी से इसे भी आपको समझाता हूं कि यदि a कोई धनात्मक पूर्णांक है और p कोई एक अभाज्य संख्या है, यदि a² p को विभाज्य करती है तो a भी p को विभाज्य करेगी। पुनः समझिए कि यदि a² p से विभाज्य होती है तो a भी p से विभाज्य होगी। बच्चों, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q कभी भी शून्य के बराबर नहीं होगा। और अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। √2, √3, √5 को हम विरोधोक्त विधि के माध्यम से अपरिमेय सिद्ध करते हैं। विरोधोक्त विधि वह विधि है जो प्रश्न में दिया होता है, ठीक उसके विपरीत मान करके हम उस प्रमेय को या उस प्रश्न को सरल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम अपरिमेय को क्या मान लेंगे? परिमेय। तो लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। हमने अभी √5 को क्या माना है? परिमेय संख्या। और हमें पता है कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो √5 को हम क्या लिख सकते हैं? p/q के रूप में, जहां ये p और q क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक हैं। तथा q बराबर नहीं है शून्य के। यहाँ एक शब्द आता है सहअभाज्य पूर्णांक। ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल एक होता है, वो संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं या सहअभाज्य पूर्णांक कहलाती हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख के रखा है कि जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है, सहअभाज्य पूर्णांक या सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। हमारा मेन उद्देश्य है क्या? p और q सहअभाज्य पूर्णांक हैं, अर्थात p और q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल एक है। यदि हमने यह सिद्ध करने में कामयाब हो गए कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा और भी कोई दूसरी संख्या है, तो p और q सहअभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे। जब ये सहअभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे तो ये p/q परिमेय संख्या नहीं होगी, अर्थात √5 परिमेय संख्या नहीं होगी। तो जब ये √5 परिमेय संख्या नहीं होगी तो क्या होगी? √5 अपरिमेय संख्या होगी। और आगे बढ़ते हैं कि √5 को मैं लिख सकता हूं √5/1। इसका तिर्यक गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा? p एकम p बराबर √5q। अब इसका हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर p क्या हो जाएगा अपना? p का घाते 2 बराबर √5 हो जाएगा
5 और क्यू हो जाएगा क्यू का घाते 2। अंडर रूट 5 का जब वर्ग करेंगे तो 5 क्यों होगा? देखिए अंडर रूट 5 का घाते 2, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 5 का घाते 1/2 का घाते 2, अर्थात 5 का घाते 2/2 और 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें केवल मिलेगा 5। अर्थात इसे फार्मूले के रूप में आप याद कर सकते हैं कि अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट ए बराबर ए ही होता है, अर्थात अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5 बराबर 5 ही होगा। इसको मैं थोड़ा सा इस प्रमेय के आधार पे लिखे देता हूं कि p² बटा 5 बराबर क्यू का घाते 2, और इसे समीकरण 1 का नाम दे दूंगा क्योंकि इसका उपयोग मैं आगे करूंगा। ध्यान दीजिए प्रमेय क्या कहता है कि यदि a² p से विभाज्य है तो a भी p से विभाज्य होगा। ठीक इसी प्रकार से यहां देखिए कि p² 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। p² 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। यहां पे आप ध्यान से समझिए कि p भी 5 से विभाज्य होगा। इसका क्या मतलब है? तो चलिए मैं इसको यहाँ पे लिख के रखा हूं और आपको समझाता हूं कि p भी 5 से विभाज्य होगा। इसका अर्थ क्या है? जब p को 5 से विभाजित करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ मान प्राप्त होगा, और यदि जो कुछ ना कुछ मान मिल रहा है उसे हम m मान लें और इसे थोड़ा सरल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? p बराबर 3m, जहां m जो है एक क्या है? पूर्णांक है। आप लिख सकते हैं कि m पूर्णांक है। यदि आपको यहां से भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझाता हूं। देखिए ऐसी संख्याएं जो 5 से विभाज्य होंगी वो ही तो p के मान होंगे, अर्थात p कौन होगा? जो 5 से विभाज्य होंगे। जैसे 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 5 चौको 20, इसी प्रकार से अनंत तक। मैं 5 को क्या लिख सकता हूँ? 5 गुणे 1, 10 को 5 गुणे 2 कामा, 15 को लिख सकता हूँ 5 गुणे 3 कामा, और 20 को भी लिख सकता हूँ 5 गुणे 4 अनंत तक। यहाँ आपको दिखेगा कि 5 5 5 सभी में है तो 5 कॉमन निकाल लूँगा तो अंदर मुझे क्या मिलेगा? 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 इनफाइनाइट तक। हमने पूर्णांक संख्याओं में पढ़ा था कि शून्य के दाहिनी ओर की सभी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक और बाईं ओर की संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। तो ये देखिए शून्य के दाहिनी ओर की ये सभी संख्याएं हैं, अर्थात ये धनात्मक पूर्णांक हैं। धनात्मक पूर्णांकों को मैं यदि m मान लूं तो हमें p का मान क्या मिल जाता है? देखिए 5m, और m एक पूर्णांक है। इतनी सी लाइन की ये मतलब होता है कि p भी 5 से विभाज्य होगा तो p बराबर क्या होगा? 5m, जहां m कोई एक पूर्णांक है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि p बराबर 5m, जहां m कोई पूर्णांक है, और इसे समीकरण 2 का नाम दे दूंगा। अब समीकरण 2 से p का मान समीकरण 1 में रखने पर p बराबर 5m समीकरण 1 में रखते हैं तो p का घाते 2 अर्थात 5m का घाते 2 और बटा 5 बराबर यहाँ एक q का घाते 2। 5 का जब 2 बार गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 5 पंचे 25 और m हो जाएगा अपना m का घाते 2 बटा 5 बराबर q का घाते 2। इसे मैं काट दूंगा, 1 पंचे 5 और 5 पंचे 25, तो मिलेगा 5m का स्क्वायर बराबर q का घाते 2। इसे मैं उस प्रमेय के रूप में लाने के लिए थोड़ा इस तरीके से लिख दूंगा कि q का घाते 2
बटे 5 बराबर m का घाते 2। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे कि समीकरण 1 में जो क्यू स्क्वायर है वो अपना m स्क्वायर है और ये p स्क्वायर q स्क्वायर और 5 और 5। तो जिस तरीके से मैंने समीकरण 1 को यहाँ पे लिखा हूँ प्रमेय 1.3 की सहायता से, ठीक उसी प्रकार से प्रमेय 1.3 की सहायता से मैं इसे भी लिख दूंगा कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगी। क्यू स्क्वायर जब 5 से विभाज्य है तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। जिस तरीके से मैंने P भी 5 से विभाज्य होगा को लिखा क्या कि P बराबर M, इस तरीके से समझकर, तो ठीक इसी प्रकार से Q भी 5 से विभाज्य होगा तो हम क्या लिख सकते हैं कि Q बराबर 5। अब हम यहाँ पे N ले लेंगे जहाँ N कोई एक पूर्णांक है। ये मैं आपको इधर जो लिखा हूँ वो समझाने के लिए है, बाकी आपको इधर प्रश्न लिखना है। इसे मैं समीकरण 3 का नाम दे दूंगा। अब आप समीकरण 2 और समीकरण 3 को गौर से देखेंगे कि P और Q को हमने माना था क्या, सहअभाज्य पूर्णांक, और जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल 1 है। लेकिन यहाँ पे समीकरण 2 और समीकरण 3 से स्पष्ट होता है कि P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी है, अर्थात P और जो Q है वो स्वयं और 1 के अलावा इस 5 से भी विभाजित हो रही है। तो जब ये 5 से विभाजित हो रही हैं तो P और Q क्या होंगे, सहअभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि P और Q का उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड 5 है। जब P और Q का उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड 5 है, इसलिए P और Q सहअभाज्य पूर्णांक नहीं हैं। जब P और Q सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है तो क्या है फिर, ये √5 भी परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए √5 भी परिमेय संख्या नहीं है। जब ये √5 परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप बच्चों कि आप सबको √5 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करना समझ में आया होगा। मैंने यहाँ एक एक बातों को स्पष्ट किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में इसको रिवाइज कर सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम प्रश्नावली 1.3 के उदाहरण 10 को भी सरल करना सीखते हैं। उदाहरण नंबर 10, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा दूसरे टाइप का प्रश्न है जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मेल से बना हुआ है। इस प्रकार के भी प्रश्नों को विरोधोक्त विधि के माध्यम से ही हम सिद्ध करेंगे और इस प्रमेय का उपयोग करेंगे। कहाँ उपयोग होता है मैं सरल करते समय आपको समझाऊंगा। पूर्व कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे और घटाएंगे तो अपरिमेय संख्या ही मिलती है, ये क्लियर है। और शून्येतर परिमेय अर्थात शून्य के अलावा किसी भी परिमेय संख्या को यदि हम अपरिमेय संख्या के साथ गुणा या भाग करेंगे तो हमें सदैव वह अपरिमेय संख्या ही मिलता है। और हमने ये भी सीखा था कि सभी पूर्णांक जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं।
और पूर्णांकों को यदि, जो ये पूर्णांक संख्या है, यदि उन पूर्णांक संख्याओं को जोड़ें, घटाएं और गुणा करें तो वो पूर्णांक संख्याएं ही मिलेंगी। ये अलग बात है कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन पूर्णांकों का यदि हम भाग करेंगे तो वह परिमेय संख्या प्राप्त होती है। परिमेय और अपरिमेय क्या है? जिन्हें P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है शून्य के, वो परिमेय संख्याएं, और जिन्हें P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? अपरिमेय संख्याएं। इस प्रश्न को भी आप विरोधोक्ति विधि के माध्यम से सिद्ध करते हैं। माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, जो दिए गए के विपरीत है। अभी हमने क्या माना? 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है और हमें पता है कि परिमेय संख्या को P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर P बटा Q, जहां P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है शून्य के। फिर से वही बात कि Q बराबर नहीं शून्य के, यहाँ Q कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। अगर Q शून्य होता है तो फिर वो अपरिभाषित हो जाएगा और हम इसे सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों विशेष ध्यान देना है आपको कि जो अंडर रूट में है उनको हम एक तरफ कर देंगे और जो शेष बचते हैं उनको हम एक तरफ कर लेंगे। जैसे इधर है हमारा 5 और P बटी Q को हम इधर पंचांतर करके ले आएंगे तो ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा P बटा Q, और ये माइनस अंडर रूट 3 जो है वो बराबर के उस पार जाएगा तो वो धन अंडर रूट 3 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि अंडर रूट में जो संख्या है उसको एक तरफ और बाकी को एक तरफ। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 5 बटे 1 माइनस P बटा Q का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? Q, ये हो जाएगा 5Q माइनस P बराबर अंडर रूट 3। यहाँ ध्यान से देखिए कि हमने P और Q को सहअभाज्य पूर्णांक माना है। यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पर P और Q पूर्णांक हैं। देखिए कि जब P और Q पूर्णांक हैं तो ये 5Q माइनस P, मतलब इनका क्या हो रहा है? दो पूर्णांकों का घटा हो रहा है, अंतर हो रहा है। तो हमें पता है कि जब किन्हीं दो पूर्णांकों को घटाते हैं तो वो भी पूर्णांक में ही प्राप्त होता है। तो इसलिए 5Q माइनस P भी पूर्णांक होगा। अब यहां देखिए कि ये भी 5Q माइनस P पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है। तो अब किन्हीं दो पूर्णांकों को हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे भाग हो रहा है। तो हम लिखे थे कि पूर्णांकों का भाग में संख्या में मिलता है, तो लिखेंगे इसलिए 5Q माइनस P बटा Q परिमेय संख्या होगी। कि 5Q माइनस P बटा Q परिमेय संख्या होगी, तो ये किसके बराबर है? अंडर रूट 3 के बराबर है। तो अंडर रूट 3 भी परिमेय संख्या होगी। जबकि ये अंडर रूट 3 क्या है? अपरिमेय संख्या है और हमने इसे पहले सिद्ध भी किया है। जबकि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये देखिए आप कि अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या है, इसे हमने इसी प्रमेय के सहारे से सिद्ध किया था। अर्थात यह प्रमेय अब यहां पे यूज आया है कि अंडर रूट 3 एक
अपरिमेय संख्या है और हमने क्या माना कि ये जो संख्या है वो क्या है, पूरा परिमेय संख्या, और यहाँ √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इन दोनों संख्याओं में क्या हो रहा है, विरोधाभास, और यह विरोधाभास हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए 5 - √3 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। तो लिखेंगे हमारी गलत कल्पना के कारण सिद्ध होता है कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये रहा बच्चों आपका उदाहरण नंबर 10। जल्दी से अब हम उदाहरण 11 को भी सरल करते हैं। माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। जो दिए गए के विपरीत है। हमने क्या माना है, 3√2 को एक परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या को हम लिख सकते हैं p/q के रूप में। तो 3√2 को भी हम लिख देंगे p/q के रूप में, जहां p और q सह अभाज्य पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0 के। अब जो अंडर रूट की संख्या है उसको एक तरफ कर दें, और जो अंडर रूट में नहीं है उनको एक तरफ कर दें। तो यहाँ पे देखेंगे कि √2 हम इस साइड ही रहने देंगे, और ये p/q, और साथ में हम 3 जो है इसको पंचांतर करेंगे तो ये नीचे आएगा 3q, अर्थात √2 बराबर p/3q हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि p और q क्या है, पूर्णांक हैं। तो लिखेंगे कि यहाँ पर p और q पूर्णांक हैं, इसलिए 3q भी पूर्णांक होगा। क्यों कि किन्हीं दो पूर्णांकों का जो जोड़ घटा गुणा क्या होता है, पूर्णांक ही होता है। तो यहाँ 3 भी पूर्णांक और q भी पूर्णांक, तो इनका आपस में गुणा करेंगे तो वो पूर्णांक ही प्राप्त होगा। अब p भी पूर्णांक हो गया और 3q भी पूर्णांक हो गया, तो एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से जब हम भाग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, परिमेय संख्या। इसलिए p/3q एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे जब p/3q एक परिमेय संख्या है और यह √2 के बराबर है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हमने सिद्ध किया है किस प्रमेय की सहायता से, प्रमेय 1.3 की सहायता से। अर्थात प्रमेय 1.3 कहाँ यूज हुआ हमारा, यहाँ पे, अर्थात √2 अपरिमेय संख्या है, हम पूर्व में सिद्ध किए हैं। तो जब √2 अपरिमेय संख्या है और हमने माना है परिमेय संख्या, तो ये हमारे पूर्व कल्पना का विरोधाभास हो रहा है। अतः हमारी जो कल्पना है वो क्या है, गलत है। अतः गलत कल्पना के कारण यह सिद्ध होता है कि अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे कि अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है।
ये रहा आपका उदाहरण नंबर 11। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। अब हम अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न क्रमांक दूसरा और तीसरे के पहला, दूसरा, तीसरा को सरल करना सीखेंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरा दिल से नमस्कार।